हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दोनों क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का चैप्टर 2, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। और इसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और आप लोग को इग्नोर नहीं करना है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करना है। और आप लोग का थ्योरी अगर कंप्लीट नहीं है, चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का थ्योरी अगर कंप्लीट नहीं है तो प्लीज़ पहले थ्योरी कंप्लीट करें। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर देने में मजा आएगा, ठीक है। नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी आपको रटना पड़ेगा और रटने से ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। और वीडियो को एक सेकेंड के लिए भी स्किप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं आपके टाइम का भी मैं याद रखता हूँ कि आपके मतलब जो ज़्यादा टाइम न लिया जाए, और आपके टाइम का याद रखते हुए मैं चैप्टर को या फिर क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करता हूँ। जितना कम समय में जल्दी हो सके मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? कायिक प्रवर्धक नहीं है। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? सबसे पहले समझिए कि कायिक प्रवर्धक क्या होता है। कायिक प्रवर्धक कायिक प्रवर्धन की क्रिया को संपन्न कराने वाला कारक होता है। कायिक प्रवर्धक कायिक प्रवर्धन की क्रिया को संपन्न कराने वाला कारक होता है, उसको क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धक कहते हैं। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि कायिक प्रवर्धन एक अलैंगिक जनन है। कायिक प्रवर्धन एक अलैंगिक जनन होता है। कायिक प्रवर्धन एक ऐसा जनन होता है जिसमें पौधे का कोई भी भागों हो, जैसे जड़, तना, पत्ती या फिर कलिका से नए पौधे का जन्म होता है, यानी नए पौधे का पुनर्जन्म होता है। जैसे कायिक भाग जो होता है, कायिक भाग, कायिक प्रवर्धक आप एक तरह से जड़ को कह सकते हैं, तना को कह सकते हैं, पत्ती को भी कह सकते हैं, कलिकाओं को भी कह सकते हैं। यही सब क्या है? कायिक प्रवर्धक है। यानी कायिक प्रवर्धन की क्रिया को संपन्न कराने वाले कारक को क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धक कहते हैं। लेकिन यह आपको क्वेश्चन करा है कि इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है परकंद, दूसरा है चूसक, तीसरा है शाखा और चौथा है चल बीजाणु। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका चल बीजाणु। ये जी चल बीजाणु जो है वो कायिक प्रवर्धक नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसमें कायिक प्रवर्धन की क्रिया नहीं हो सकती। इसमें कायिक प्रवर्धन एक जो अलैंगिक जनन है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन कौन सा आंसर सही हुआ? ऑप्शन ए का, यानी क्वेश्चन A1 का ऑप्शन कौन सा राइट हुआ? ऑप्शन डी, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा फल फूल कूट फल है? इनमें से कौन सा फल कूट फल है? अब कूट फल क्या होता है? शायद आप कूट फल के नाम शायद पहली बार सुनेंगे, क्योंकि कूट फल किसको कहते हैं? देखिए, जब किसी फल का गठन या निर्माण या फिर उसका बनावट, जो सब समझ सकते हैं, गठन, निर्माण या बनावट, जब किसी फल का बनावट अंडाशय के साथ साथ फूल के अन्य भागों से भी होता है, फूल के भी भाग उसमें शामिल रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कूट फल कहते हैं। जैसे कूट फल के ये एक तरह से मिसाल हो गए, उदाहरण हो गए, सेब और शरीफा कूट फल का उदाहरण है, ठीक है। सेब और शरीफा जो है वो कूट फल का उदाहरण है। लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन करा है कि इनमें से कौन सा फल कूट फल है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है आम, दूसरा है नींबू, तीसरा है धान, चौथा है सेब। लेकिन करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, यानी डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी सेब जो है वो क्या है? कूट फल का उदाहरण है। या फिर सेब क्या है? एक कूट फल है, जिसको मतलब एक तरह से जिसमें क्या होता है कि अंडाशय के साथ साथ फूल का अन्य भाग भी उसमें जुड़ा रहता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। भ्रूणपोष का कार्य है। भ्रूणपोष का कार्य है। देखिए, भ्रूणपोष तो आप समझ सकते हैं। भ्रूणपोष किसको कहता है? सबसे पहले समझिए कि भ्रूणपोष से क्या समझते हैं। भ्रूणपोष क्या होता है? देखिए, भ्रूणपोष एक मतलब खाद्य पदार्थ का संग्रह के लिए विशेष प्रकार की रचना होती है। यानी खाद्य पदार्थ या पोषक पदार्थ कह सकते हैं। पोषक पदार्थ की संग्रह के लिए एक विशेष संरचना होती है, एक बनावट होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन कराएंगे भ्रूणपोष का कार्य है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है भ्रूण बनाना, दूसरा आपको दिया जा रहा है ऑप्शन भ्रूण को पोषण देना, तीसरा ऑप्शन है लिंग का निर्धारण करना। इनमें से कोई नहीं, यानी लास्ट ऑप्शन ये, इनमें से सभी लास्ट ऑप्शन आपका है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यानी भ्रूणपोष का कार्य क्या है? उसका काम सिर्फ है भ्रूण को पोषण देना। यानी यहाँ पोष जो लगा हुआ है इसी से आप समझ सकते हैं भ्रूणपोष का जो कार्य है, उसका जो काम है भ्रूण को पोषक पदार्थ देना या फिर उसको पोषण देना, यानी एक तरह से उसको खाद्य पदार्थ का उपलब्ध कराना। किसको? भ्रूण को। किसका कार्य है? भ्रूणपोष का कार्य है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। अब असंग यहाँ क्या आ गया?
एक मेन पॉइंट आ गया असंग जनन। अब असंग जनन क्या होता है? देखिए, असंग जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें नए पौधे का निर्माण या फिर उसके नए पौधे का जो बनावट होता है, उसका जो पैदा होता है, नए पौधा जो उत्पन्न होता है, तो उसमें युग्मकों का संलयन के बिना ही हो जाता है। युग्मक का संलयन मतलब उसका एक तरह से एडिशन नहीं होता, कॉम्बिनेशन नहीं होता है युग्मक का, यानी युग्मकों के संलयन के बगैर ही हो जाता है। यानी क्या होता है असंग जनन में? असंग जनन में क्या होता है कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें नए पौधे का निर्माण जो होता है वो युग्मकों के संलयन यानी कॉम्बिनेशन के बगैर ही हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। लेकिन ये आपको क्वेश्चन दूसरा कर रहा है, दूसरा चीज पूछा आपको, निम्नलिखित में से किस पौधे में के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है एस्ट्रेसिया एवं घास, दूसरा है सरसों, तीसरा है साइट्रस एवं आम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपका करेक्ट आंसर चूज करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी एस्ट्रेसिया, एस्ट्रेसिया एवं घास। एस्ट्रेसिया एवं घास में जो होता है वो असंग जनन द्वारा बीज पर क्या होता है कि पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन होता है। किसके द्वारा? असंग जनन द्वारा होता है। किसमें? एस्ट्रेसिया एवं घास में होता है। इस तरह से मेरा चौथा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। भ्रूणपोष क्या है? अब देखिए, भ्रूणपोष क्या है, पहले आपको बताया कि भ्रूणपोष का कार्य क्या है। पहला ऑप्शन एक ऑप्शन अभी पढ़े जस्ट कि भ्रूणपोष का कार्य क्या है। भ्रूणपोष का कार्य है भ्रूण को पोषण देना। ये लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष क्या है। अब यहाँ क्या करते हैं कि भ्रूणपोष क्या है? पहला है ऑप्शन कि द्विगुणित है, अवगुणित है, त्रिगुणित है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, भ्रूणपोष जो है तो वो भ्रूणपोष जो है वो क्या है कि त्रिगुणित होता है। वो किसमें? त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष क्या होता है? त्रिगुणित होता है। इसी तरह मेरा पांचवा क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी भ्रूणपोष क्या है? त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन जो आपको करा है कि द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूणकोष में केंद्रकों की व्यवस्था क्या होती है, या फिर उसकी जो केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है। द्विबीजपत्री के सामान्य भ्रूणकोष में जनरल जो भ्रूणकोष होता है उसमें केंद्रकों की यानी न्यूक्लियस की जो होता है उसका बनावट व्यवस्था होता है, अरेंजमेंट होता है, वो किस प्रकार होता है। आपको यहाँ पहला ऑप्शन दिया जा रहा है 2+4+2 या फिर दूसरा ऑप्शन है 3+2+3, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 2+3+3, चौथा ऑप्शन आपको लास्ट ऑप्शन है 3+3+2। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा, छठा नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी 3+3+2+3, यानी 3+2+3, ये जो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यानी द्विबीजपत्री के जो सामान्य भ्रूणकोष होते हैं उसमें केंद्रकों का जो अरेंजमेंट होता है वो इस प्रकार होता है 3+2+3। ठीक है, इसी तरह छठा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन आपको करा है कि बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का जो निर्माण होता है वो किस में होता है आपको बताना है। पहला है पेरिकोर्प से, दूसरा है एपिकोर्प से, तीसरा है बीजांड कवच से, चौथा है न्यूसिलस से। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि बीज चोल का जो बनावट होता है उसका जो उत्पन्न होता है वो कहाँ होता है। पेरिकोर्प, एपिकोर्प, बीजांड कवच या फिर न्यूसिलस से क्या होता है, किस में होता है। लेकिन जो होता है ये बीज चोल का जो निर्माण होता है वो होता है पेरिकोर्प में, यानी पेरिकोर्प से किसका निर्माण होता है? बीज चोल का निर्माण होता है। इसी तरह सातवां क्वेश्चन का कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं आठवां क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपके टाइम का याद रखता हूं कि आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूं और जितने कम समय में हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूं, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हैं। चलिए, आठवां क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता, बीज बनता है लेकिन फूल नहीं बनता, कौन सा पादप है। देखिए, आपको चार ऑप्शन मिल रहा है। पहला मक्का है, दूसरा है पुदीना, तीसरा है पीपल और चौथा है चीड़। मक्का में भी फूल बनता है और पुष्प में फूल भी आते हैं, उसके बाद बीज बनता है। ठीक है, पुदीना और पीपल में भी होता है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका चीड़, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। यानी चीड़ में क्या होता है, चीड़ में जो होता है वो पादप में बीज बनता है लेकिन फूल नहीं आते उसमें। ठीक, इसी तरह आठवां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं नौवां क्वेश्चन की ओर। भूमि फलनी फल क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा हमको बकने की जरूरत नहीं या फिर ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पूछ रहा है कि भूमि फलनी फल क्या है, ये तो बच्चा जानता होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है आलू, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है प्याज, चौथा है अदरक। लेकिन आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा आपका मूंगफली, यानी भूमि फलनी फल क्या है, मूंगफली को क्या कहते हैं, भूमि फलनी फल कहते हैं। इसी तरह नौवां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। देखिए, आ गया वायु परागण। अब देखिए वायु परागण, सबसे पहला वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। अब देखिए वायु परागण क्या होता है, क्वेश्चन हम ऑप्शन बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि वायु परागण क्या होता है। वायु परागण जो होता है
जब एक पुष्प, देखिए वायु जो परागन होता है, ये फिर देखिए यहाँ परागन लिखा हुआ है। सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि वायु द्वारा होने वाले परागन को वायु परागन कहते हैं, वायु द्वारा होने वाले परागन को वायु परागन कहते हैं। या उसको एक्सप्लेन करके कर सकते हैं कि जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र तक वायु के द्वारा पहुंचता है, वायु मीडियम के द्वारा वायु के थ्रू पहुंच जाते हैं, तो इस प्रकार के परागकण को क्या कहते हैं? वायु परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु परागन कहते हैं। फिर दोहरा रहा हूं, जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र तक वायु द्वारा पहुंचते हैं, तो इस प्रकार के परागकण को वायु परागन कहते हैं। और वायु परागन के द्वारा बना पुष्प या फूल में आकर्षक और सुगंध नहीं होता है। यानी वायु परागन में जो फूल बनता है, इसके माध्यम से, वायु परागन के माध्यम से, वायु परागन के थ्रू या फिर वायु परागन के द्वारा जो फूल बनता है उसमें ज़्यादा आकर्षण नहीं होता है, मतलब उसमें वो देखने में भद्दा सा होता है, ज़्यादा मतलब चमकदार नहीं होता है, और उसमें सुगंध नहीं होता, सुगंध का अभाव यानी कमी होता है, यानी उसमें ज़्यादा ये एक तरह से सेंट नहीं होता। लेकिन आपको क्वेश्चन कराएं कि वायु परागन सामान्यतः पाया जाता है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है लीची में, दूसरा ऑप्शन है घासों में, तीसरा है ऑर्किडक्स में, चौथा है लेग्यूमिनस में। लेकिन आपको जो करेक्ट आंसर चूज करना है, करेक्ट आंसर जो वो होगा आपका घास में। ठीक है, वायु परागन किस में पाया जाता है? सामान्यतः जनरली किस में? घास में पाया जाता है। अगर आपको पूछ दे कि वायु परागन सामान्यतः यानी जनरली किस में पाया जाता है, वो आपको आंसर क्या देना है? घास में पाया जाता है। इसी तरह 10वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। देखिए 11वां क्वेश्चन जो आपको करा कि निम्न में से किस में जल द्वारा परागन होता है। पहले हम 10वां क्वेश्चन में क्या पढ़े? वायु द्वारा परागन। लेकिन यहाँ आपको 11वां क्वेश्चन आपको करा कि जल द्वारा परागन। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है जल द्वारा परागन किस में होता है। पहला ऑप्शन आपको जलकुंभी का दिया जा रहा है, दूसरा ऑप्शन आपको कमल का दिया जा रहा है, तीसरा ऑप्शन आपको हाइड्रीला का, और चौथा बी और सी दोनों। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जलकुंभी। जलकुंभी के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जलकुंभी क्या है। जलकुंभी जो है यहाँ के नहीं थे, यानी बाहर के मौसम में नदी में जो आते हैं ना, वो क्या कहता है, नदी में जो आते हैं वो बाहर के मौसम में, वो एक तरह से फूल जो आते हैं, फूल टाइप के पेड़ पौधे आते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जलकुंभी कहते हैं। और जलकुंभी जो है मूलतः भारत के नहीं थे, ये कहाँ थे? मूलतः अमेजन से के थे, अमेजन से लाया गया था इनको भारत। मतलब इसका जो ये था, इसका जो प्रजाति का उत्पन्न हुआ था अमेजन में हुआ था, भारत में नहीं हुआ था। और जलकुंभी को आप लोग को याद दिला दूं, अगर आप लोग वीडियो देखे हैं तो जलकुंभी को क्या कहा जाता है? टेरर ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। मैं पीछे वीडियो में बहुत चिल्ला के पढ़ा चुका हूँ। अगर वीडियो आप लोग देखते हैं, अगर आप लोगों का थ्योरी कंप्लीट है तो आपको याद होगा। ठीक है, जलकुंभी को यानी टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। लेकिन यह क्वेश्चन आपको करा कि निम्न में किस में जल द्वारा परागन होता है? तो किस में होता है? जलकुंभी में होता है जल द्वारा परागन, जलकुंभी में, जल द्वारा परागन जलकुंभी में। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है। देखिए आपको क्या करा है कि भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका मध्य कोशिका है। यहाँ आपको ऑप्शन दिया जा रहा है प्रारंभिक केंद्र, द्वितीयक केंद्र, तीसरा है सहायक केंद्रक, और चौथा है ए और बी दोनों। लेकिन ए और बी दोनों नहीं होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका द्वितीयक केंद्रक, यानी द्वितीयक केंद्रक होता है। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका को क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक, यानी सेकेंडरी केंद्रक कहते हैं। ठीक है, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका को द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। इस तरह से 12वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन में जो आपको करा है कि निम्न में से कौन एकलिंगी है, यानी निम्न में से कौन एकलिंगी है। ऑप्शन आपको ज्यादा, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है सरसों, दूसरा है गुड़हल, तीसरा है पपीता, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। लेकिन आप लोग बचपन में 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि एकलिंगी किसको कहते हैं, एकलिंगी किसको कहते हैं, 10th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए एकलिंगी जो कहते हैं वो पपीता होता है। एकलिंगी किसमें होता है? पपीता। क्या होता है कि निम्न में कौन एकलिंगी है? पपीता एकलिंगी है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 13वां का आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी पपीता यानी क्या है? एकलिंगी है। 14वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है जायफल, दूसरा है लीची, तीसरा है शरीफा, और चौथा है इनमें से सभी। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लीची, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। यानी लीची का क्या होता है कि बीज चोल को खाया जाता है। अब देखिए आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि लीची को मतलब ये कहा जाता है, फलों की रानी कहा जाता है, और फलों का राजा तो आप जानते हैं आम को कहा जाता है। और आम को संस्कृत में आम्र कहते हैं, आम्र, आम को संस्कृत में आम्र कहते हैं, और लीची को फलों की रानी कहा जाता है, और आम को फलों का राजा कहा जाता है, और आम को संस्कृत में आम्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन हो गया, बीज चूल किसका खाया जाएगा? लीची का खाया जाएगा। 14वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि परागकण मुख्यतः
है परागकण मुख्यतः है स्पोरोफाइट युग्मक, नर युग्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए परागकण मुख्यतः जो होता है वो होता है नर युग्मक। क्या होता है? नर युग्मक होता है। ठीक है, इसका जो ये होता है परागकण जो होता है मुख्यतः वो नर युग्मक होता है। इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा एक्सप्लेन करने के, आपको याद रखना कि परागकण मुख्यतः जनरली क्या होता है? नर युग्मक होता है। इस तरह से 15वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, कई स्तरीय, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, फिर सब लेयर। ठीक है, लेकिन आपको पूछ रहा है कि पराग भित्ति होती है एक स्तरीय होती है, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर कई स्तर होते हैं, बहुत सारे स्तर। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा 16 का वो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी द्विस्तरीय होती है। क्या होता है कि पराग भित्ति द्विस्तर होता है, उसमें 2 लेयर होते हैं। कितना? 2 लेयर होते हैं, ना कि 1 लेयर, 3 लेयर या फिर बहुत सारे लेयर नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ कितना? 2 लेयर होते हैं। इस तरह से पराग भित्ति हो गया। पराग भित्ति क्या होता है? 2 लेयर होते हैं, सिर्फ 2 लेयर उसमें चढ़े हुए होते हैं। इस तरह से 16वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, द्विस्तरीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। परागकण हो सकते हैं, परागकण हो सकते हैं गैमेटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक या फिर इनमें से सभी। इनमें से सभी परागकण क्या हो सकते हैं? आप बताइए थोड़ा सा, परागकण क्या हो सकते हैं? अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है तो आपको आना चाहिए। देखिए ये सब क्वेश्चन एक तरह से मतलब आप अगर नोट करते हुए जाइएगा तो बहुत अच्छा होगा। और ये सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, और ये सब क्वेश्चन आएगा तो पक्का है कि आप मतलब उसमें कन्फ्यूजन हो जाइएगा कि कौन सा इसका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए जाएं। हर एक वीडियो में बोलता हूँ, हर बार बार बोलना भी हमको सही नहीं लगता है, इसलिए आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे और नोट बनाते हुए जाएं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 17 का वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी करेक्ट आंसर एलर्जी कारक होता है। परागकण क्या हो सकते हैं? वो एक तरह से एलर्जी के टाइप के हो सकते हैं। परागकण जो होते हैं वो एक तरह से एलर्जी कारक यानी एलर्जी फैक्टर हो सकते हैं। इसी तरह 17वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन आपको करा कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। यहाँ समझिए कि पुष्प किसको कहते हैं? फूल यानी पुष्प को कहते हैं। सामान्यतः होते हैं वायु परागन द्वारा बने फूल सामान्यतः क्या होते हैं? आकर्षक होते हैं, छोटे, रंगहीन या फिर बी और सी दोनों करेक्ट आंसर है, यानी बी और सी ऑप्शन दोनों सही है। देखिए इसका जो होता है आप लोगों को मैंने बताया कि वायु परागन जो द्वारा जो फूल बनता है उसमें आकर्षण नहीं होता है, वो देखने में भद्दा होता है और उसमें सुगंध नहीं होता है। लेकिन यहाँ 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी और सी दोनों, यानी वायु परागित पुष्प सामान्यतः क्या होते हैं? छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं, उसमें मतलब कलर ही नहीं होता है, वो एक तरह से स्मॉल होता है। इस तरह से 18वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बी और सी दोनों। ठीक, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन आपको करा है कि एनीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? ये भी एक परागन है। क्या एनीमोफिली एक क्या है? परागन है, लेकिन ये किसके द्वारा होता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है चिड़िया द्वारा, चमगादड़ द्वारा, घोंघा द्वारा या फिर हवा द्वारा। देखिए ये जो एनीमोफिली जो परागन होता है वो हवा के द्वारा होता है। ठीक है, ये कौन सा किसके द्वारा? हवा के द्वारा होता है। एनीमोफिली परागन किसके द्वारा? हवा के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इंटोमोफिली नामक परागन, एनीमोफिली, इंटोमोफिली ये किसके प्रकार है? परागन के प्रकार है। लेकिन यहाँ आपको कह रहा है कि इंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? इंटोमोफिली, एनीमोफिली परागन किसके द्वारा? हवा के द्वारा हम पढ़े पहला ऑब्जेक्ट क्वेश्चन 19वां में। ठीक है, लेकिन 20वां क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? पहला है ऑप्शन आपको दिया जा रहा है चिड़िया, चमगादड़, दूसरा ऑप्शन है हवा, तीसरा ऑप्शन है और कीड़ा, चौथा ऑप्शन है। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कीड़ा, यानी कीड़ा के द्वारा क्या होता है? इंटोमोफिली परागन होता है। इंटोमोफिली परागन किसके द्वारा होता है? इंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा? कीड़ा के द्वारा होता है। इस तरह से 20वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट है, यानी कीड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक पादप कोशिका, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? यानी प्रत्येक पादप, हर एक पादक कोशिका, आप लोग कोशिका के प्रकार पढ़ चुके हैं। पादक का भी, पादक कोशिका भी एक कोशिका का प्रकार है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि प्रत्येक पादक कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे आप? कॉलोनिंग कहेंगे या फिर सोमाक्लोनन या फिर टोटीपोटेंसी या फिर इनमें से सभी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 21वां का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका टोटीपोटेंसी, यानी इस गुण जो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। यानी प्रत्येक पादप क्या कर सकता है? प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इसको प्रॉपर्टी, इस गुण को क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी आप लोग को पढ़ने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अंग्रेजी वर्ड है टोटीपोटेंसी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन कवर हो गया। 22वां की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन आपको करा कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है?
पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है तरल नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन आपका पीईजी, तीसरा है लैक्टिक अम्ल, चौथा है इनमें से सभी। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोनियन क्या होता है? उसका जो फ्यूजोनियन होता है वो होता है पीईजी। पीईजी इज करेक्ट आंसर, यानी 22वां का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पीईजी। यानी प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो फ्यूजन क्या होता है उसको फ्यूजन को क्या कहते हैं? पीईजी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि कमल में परागण होता है। कमल फूल आप जानते हैं, कमल फूल अभी फेमस है क्या? किस में फेमस है? वो तो सबको जानता है कि कमल फूल किस में फेमस है। कमल फूल जो कीचड़ में मतलब खिलते हैं, कमल फूल में परागण होता है किसके द्वारा होता है? जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, या फिर इनमें सभी के द्वारा? इनमें सभी के द्वारा कभी मत होता नहीं, इनमें सभी के द्वारा तो हो नहीं सकता, लेकिन आपको ऑप्शन चूज करना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। कमल में परागण होता है। 23वां क्वेश्चन आपको यही करा है। देखिए कमल में जो परागण होता है वो जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जल के द्वारा होता है, ना कि वायु के द्वारा या फिर कीट के द्वारा होता है। कमल में किसके द्वारा परागण होता है? जल के द्वारा परागण होता है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन आपको करा कि पराग से अवगुणित पौधे का विकास कहलाता है। अब पराग से अवगुणित पौधा जो विकास करेगा, जो तरक्की करेगा, जो बनेगा, उस पौधा को क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है इमेस्कुलेशन और दूसरा है पार्थिनोकी, तीसरा है एंड्रोजेनेसिस, चौथा है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। पराग से अवगुणित पौधे का विकास को क्या कहेंगे? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। एक तरह का एक हाइब्रिडाइजेशन ही हुआ ना, पौधे का विकास हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हाइब्रिडाइजेशन ही कहेंगे। लेकिन कौन हाइब्रिडाइजेशन? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से 24वां आंसर का कौन सा, 24 क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। 24वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 25वां क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन जो आपको कर रहा है कि पुष्प बंद रहते हैं, डकलिनी। ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, पुष्प अगर बंद रहते हैं उसको क्या कहते हैं? डकलिनी कहते हैं। दूसरा है क्लिस्टोगेमी, तीसरा है आपका डाइकोगेमी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा 25 का वो होगा क्लिस्टोगेमी, यानी पुष्प अगर बंद रहते हैं तो उसको कहते हैं हम क्लिस्टोगेमी कहते हैं। 25वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन की ओर। आवर्त बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आवर्त बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है आर्किगोनियम, दूसरा है अंडक, तीसरा है परागकोश, तीसरा है गुरुयुग्म कोदविद। देखिए थोड़ा सा हिंदी जो लिखा कटर लिखा हुआ है, गुरुयुग्म कोदविद। आवर्त बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आवर्त बीजी में जो संरचना नहीं मिलती है वो ऑप्शन ए, यानी आर्किगोनियम जो संरचना है वो नहीं मिलती है। किसमें? आवर्त बीजी में ये संरचना नहीं मिलती है। आर्किगोनियम नाम का जो संरचना होता है वो आवर्त बीजी में नहीं मिलती है। इस तरह से 26वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य आवर्त बीजी भ्रूणकोश होता है। सामान्य आवर्त बीजी भ्रूणकोश क्या होता है? एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, 5 कोशिकीय, 7 कोशिकीय। लेकिन आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी 7 कोशिकीय। कितना होता है? 7 कोशिकीय। सामान्य आवर्त बीजी भ्रूणकोश जो होता है वो कितना? 7 कोशिकीय होता है। इस तरह से 27वां क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपको जो कह रहा है कि बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? पहला है ऑप्शन आपका फ्यूनिकल, दूसरा है केरनकल, दूसरा है, तीसरा है आपका न्यू सेल्स, चौथा है पेडिसिल। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फ्यूनिकल, यानी बीजांड के वृत्त को हम लोग को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। बीजांड के वृत्त का नाम क्या है? बीजांड के जो वृत्त होते हैं, सर्किल होते हैं, उसका नाम क्या है? फ्यूनिकल। इस तरह से 28वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी फ्यूनिकल। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 29वां क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N2N तथा 3N स्थिति सब मिलता है। क्रमशः किसके साथ मिलता है? N2N तथा 3N स्थिति किसके साथ मिलता है? पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है भ्रूणपोष बीजांडकाय तथा अंड में, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है अंड एंटीपोडल तथा भ्रूणपोष में, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है अध्यावरण सिनरजिड तथा अंड में, और चौथा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है अंड बीजांडकाय तथा भ्रूणपोष में। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा 29वां का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी अंड बीजांडकाय तथा भ्रूणपोष, यानी ये किसके साथ स्थिति मिलता है? N2N तथा 3N स्थिति किसके साथ क्रमशः मिलता है? अंड बीजांड तथा भ्रूणपोष के साथ मिलता है। ठीक है, इस तरह से 29वां क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट।
अंड बीजांडकाय तथा भ्रूणपोष में। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 30वां क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निषेचन के पश्चात यानी निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित हो जाता है, किसमें चेंजिंग हो जाता है, उसमें जो निषेचन के बाद बीजांड जो किसमें चेंजिंग हो जाता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है मध्यावरण में, दूसरा आपको दिया जा रहा है बीजांड में, तीसरा आपको दिया जा रहा है भ्रूणपोष में, चौथा है आपका ऑप्शन भ्रूणपोष में, तीसरा आपका भ्रूण है और चौथा भ्रूणपोष में। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। करेक्ट आंसर 30 का कौन सा होगा वो आपको बताना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बीज, यानी बीज में परिवर्तित हो जाता है निषेचन के बाद। निषेचन आफ्टर निषेचन, निषेचन से पहले नहीं, निषेचन के बाद बीजांड जो वो बदल जाता है, किसके रूप में बदल जाता है, बीज के रूप में बदल जाता है। इस तरह से 30वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 31वां क्वेश्चन की ओर। 31वां जो क्वेश्चन है, देखिए आप लोग बोरिंग नहीं हुई है, ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, जितना कम समय में हो सके सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप लोग इसलिए बोरिंग नहीं हुई है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। 31वां क्वेश्चन आपको यही कह रहा है, किसमें मिलता है, अंगूर में मिलता है, आम में मिलता है, नींबू में मिलता है या फिर लीची में मिलता है। देखिए अनिषेक जनन सामान्यतः जो मिलता है, अनिषेक जनन आप समझते हैं अनिषेक जनन किसको कहता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। अनिषेक जनन उसको कहते हैं जिसमें निषेचन नहीं होता, अनिषेक जनन कहते हैं जिस जनन में निषेचन नहीं हो उसको अनिषेक जनन कहते हैं। लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन जो कर रहा है वो कह रहा है कि अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। अनिषेक जनन जो सामान्यतः मिलता है वो अंगूर में मिलता है, यानी ग्रेप्स में। ठीक है, अंगूर में कौन सा जनन मिलता है, सामान्य जनरली कौन सा जनन मिलता है, अनिषेक जनन, मतलब इसमें इसके बाद जो जनन होता है वो निषेचन के बिना होता है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन कवर हो गया। इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी अंगूर में क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। इसी तरह आगे बढ़ते 32वां क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन जो आपको करा है कि ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं, क्या होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन है बीजांड वृत्त से तिरछे, बीजांड वृत्त से 90 डिग्री पर, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में, बीजांड वृत्त के समांतर। लेकिन आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका बीजांड वृत्त के सीधी रेखा में। बीजांड वृत्त के सीधी रेखा में क्या होता है, ऑर्थोट्रोपस बीजांड में जो होता है वो बीजांड द्वार जो होता है, बीजांड जो द्वार होता है वो बीजांड द्वार तथा निभाग जो होता है किसमें होता है, बीजांड वृत्त से सीधे रेखा में होता है, किसके से, यानी सीधा स्ट्रेट लाइन में होता है। इस तरह से 32वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी बीजांड वृत्त से सीधे रेखा में होता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 33वां क्वेश्चन जो है आपका, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन आप लोग जानते हैं अच्छा तरह से। बीजांड में क्या पूछ रहा है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहला ऑप्शन आपको है बीजांड में, दूसरा है गुरु बीजाणु मार्त कोशिका में, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है गुरु बीजाणु में, चौथा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है आर्किस पोडियम में। लेकिन आपका करेक्ट आंसर चूज करना है। करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी गुरु बीजाणु यानी मार्त कोशिका में। क्या होता है, मार्त कोशिका में बीजांड में जो होता है अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, गुरु बीजाणु मार्त कोशिका में होता है। यानी इस तरह से 33वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी गुरु बीजाणु मार्त कोशिका में क्या होता है, बीजांड के अर्धसूत्री का विभाजन होता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 34वां क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन जो आपको करा कि टोटीपोटेंसी है, टोटीपोटेंसी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ पहले ही, पहला वाला ऑप्शन शायद ये दूसरा या तीसरा ऑप्शन में था और टोटीपोटेंसी के बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि टोटीपोटेंसी क्या है या फिर टोटीपोटेंसी है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, माध्यम में फल से फल का विकास, माध्यम में कोशिका से अंग का विकास, माध्यम में कोशिका से जीव का विकास, माध्यम में उत्तकों का विकास से उत्तकों का कोशिका से विकास। देखिए आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि टोटीपोटेंसी क्या है। टोटीपोटेंसी जो वो होता है माध्यम में कोशिका से जीवों का विकास को क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी कहते हैं। यानी टोटीपोटेंसी है क्या है, माध्यम में कोशिका से जीवों का विकास को जीव का विकास को क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी कहते हैं। यानी इस तरह से 33वां क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी माध्यम में कोशिका से जीव का विकास टोटीपोटेंसी है। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं 35वां क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन जो आपको कहना है कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट है, टोटीपोटेंट है, क्या किसने सिद्ध किया था, आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है, किसने सिद्ध किया था। कोई साइंटिस्ट ही होंगे ना जो कोशिका को सिद्ध किया था कि ये टोटीपोटेंट है। लेकिन आपको पहला ऑप्शन दिया जा रहा है, पहला जो साइंटिस्ट का नाम दिया जा रहा है आपका हवाइट ने, दूसरा है स्क्रूप ने, तीसरा है मिलर ने और चौथा है स्टीवार्ड ने।
देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी स्टीवार्ड ने सिद्ध किया था कि कोशिका क्या है, टोटिपोटेंट है। किसने सिद्ध किया था? स्टीवार्ड ने सिद्ध किया था कि कोशिका क्या है, टोटिपोटेंट होती है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, 35वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 36वां क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन आपको जो कह रहा है कि एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी भ्रूण कोश प्राय होता है, जनरली क्या होता है, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, 5 कोशिकीय, 7 कोशिकीय। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 7 कोशिकीय। ये क्वेश्चन डबल कवर कर चुका हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी कवर कर चुका हूँ, एक क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक। एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी भ्रूण कोश प्राय क्या होता है, 7 कोशिकीय होती है। इस तरह से 36वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 37वां क्वेश्चन की ओर। भारतीय आवृत्तबीज भ्रूण विज्ञान के जनक है। पहला आपका ऑप्शन है बी एम जोहरी, दूसरा है बी जी एल स्वामी, तीसरा है आर एन कपिल, चौथा है पी माहेश्वरी। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी पी माहेश्वरी। क्या है कि पी माहेश्वरी भारतीय आवृत्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक है। जिस तरह से अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है, उसी तरह भारतीय आवृत्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन, पी माहेश्वरी। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 38वां क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पॉलीएम्बियोनी पाई जाती है। पॉलीएम्बियोनी, इसको पढ़ने में थोड़ा सा सही पढ़िएगा, ऐसे नहीं जो मन आया वही पढ़ लिए। पॉलीएम्बियोनी पाई जाती है। पॉलीएम्बियोनी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, मक्का में, सिट्रम में, या फिर कोरकोरस में, या फिर कार्थेमस में। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि क्या होता है कि पॉलीएम्बियोनी किसमें पाई जाती है। देखिए पॉलीएम्बियोनी जो पाई जाती है वो सिट्रस में पाई जाती है। किसमें, सिट्रस में क्या पाई जाती है, पॉलीएम्बियोनी पाई जाती है। इस तरह से 38वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 39वां क्वेश्चन की ओर। 39वां जो क्वेश्चन कह रहा है आपको, एक बीज पत्र में पेबंद लगाना अधिकांश असंभव है, क्योंकि इनमें अभाव होता है। किसका अभाव होता है, कैम्बियम का, या फिर ग्राउंड ऊतकों का, या फिर संवहन बंडल का, या फिर क्या है कि पेरेन्काइम कोशिका का। किसका अभाव होता है? देखिए इसमें जो अभाव होता है वो होता है कैम्बियम का। किसका अभाव होता है, कैम्बियम का अभाव होता है, जिसके कारण एक बीजपत्री में आप क्या नहीं कर सकते, एक बीजपत्री में पेबंद लगाना मतलब अधिकांश असंभव हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। किसके कारण, क्योंकि इसमें किसका अभाव होता है, कैम्बियम का अभाव होता है। इसी तरह से 39वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन जो आपको पूछा जा रहा है कि अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। अनावृत जो होता है, अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन जो डबल निषेचन होता है उसकी खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने, जेसी बोस ने, या फिर माहेश्वरी ने, या फिर नवाज़ ने। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी नवाज़ ने की खोज की थी। इसका नवाज़ ने किसकी खोज की थी, अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी, ठीक है। इसी तरह हम आज कितना क्वेश्चन कवर किए, 40 क्वेश्चन कवर किए, ठीक है। टोटल कितना, इसके आगे और भी क्वेश्चन है लेकिन वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोरिंग हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए इसका दूसरा पार्ट आएगा, आप लोग को दूसरा पार्ट पढ़ना है। इसमें भी दूसरा पार्ट जो वीडियो आएगा उसमें भी इसी तरह से हम क्या कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे, यानी वहाँ 41वां नंबर से शुरू करेंगे, 41वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसलिए आप लोग इग्नोर नहीं कीजिए। और इस वीडियो में हम टोटल कितना 40 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। टोटल कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। और बहुत सारे सब के सब क्या है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और इसको इग्नोर नहीं करना है। सारे के सारे नोट्स बनाइए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल नहीं है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं है जो आप मतलब हल करके या फिर उसको मतलब एक तरह से सोल्व करके उसका आंसर दे दीजिएगा। ये एक तरह से याद मतलब समझ सकते हैं ना, इसमें कोई चीज़ नहीं है, एक तरह से याद ही करने का चीज़ है, समझे। ये मतलब इस तरह से, इसलिए आप लोग इसको नोट करते हुए जाइए, इग्नोर नहीं कीजिए, नोट करते हुए जाइए। और नोट कीजिएगा तो अभी से नोट कीजिएगा तो फिर एग्जाम टाइम में आपको पढ़ने की जरूरत कम पड़ेगी, कम प्रेशर झेलना पड़ेगा और अच्छा तरह से एग्जाम जाएगा। नहीं तो फिर उस टाइम पे टेंशन लीजिएगा, दिमाग काम नहीं करेगा। अभी से नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। आज बस यही तक। अगला वीडियो में हम लेकर के आएंगे इसी चैप्टर का, जीव विज्ञान का इसी चैप्टर का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का वीडियो 2 सेकंड वीडियो लाएंगे। यानी इसी सेकंड वीडियो जो आएगा उसमें भी हम क्या कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कराएंगे। तो आज बस यही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।